स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी के, जो कि अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो रिसेंटली में 26 और 27 को एग्ज़ाम होने वाला है बिहार PCS का, उसके पर्पज़ से ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सभी बिहार PCS में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक क्वेश्चन को, लगभग 20-21 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर करते हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 137 पे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं अपने इसके पहले के वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 137 से शुरू करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो उसका हमारा जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के पार्ट 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है, जुडिशियल रिव्यू, उसका अर्थ क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय का क्या है? तो इसमें अगर हम सही जवाब होगा तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन है, किसी भी राज्य को कानून को अवैध घोषित कर सकता है, मतलब किसी भी राज्य के जो कानून है उसको अवैध घोषित कर सकता है। ये न्यायिक पुनरावलोकन करके कौन? हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो। तो इसके देखिए एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वे केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। ठीक है, अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी लॉ बनता है तो उसको अवैध घोषित कर सकती है कौन? हमारी स्टेट और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो उसका हमारा जवाब क्या होगा? जो उस राज्य के मुख्य हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के पार्ट 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बात करता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य की जो कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है वह कौन होता है? तो हमारा कौन होता है? राज्य के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो राज्यपाल होता है। आर्टिकल 154 सब क्लॉज 1 के अनुसार। 141 हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। विधायिका में क्या क्या सम्मिलित है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पहले हम पढ़ते हैं कि विधान परिषद एवं राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ तक इसका अस्तित्व हो। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ओनली 4। इसमें क्योंकि सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, ये इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 168 के अनुसार जो है कि जो राज्यों की विधायिका में कौन कौन शामिल होता है? राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। ठीक है, चलिए 142 क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो वो बात करता है हमारा भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? विधान पालिका परिषद। ठीक है, ये हमारा उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद की जो संरचना होती है उसका विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? जो केंद्रीय संसद होती है उसके द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना का अथवा उसका विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 144 हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? ठीक है, अब ये निम्नलिखित राज्य कौन कौन से हैं? केरल, हिमाचल, दिल्ली, बिहार। तो इसमें सही जवाब हमारा क्या होगा? ओनली 4 मतलब केवल बिहार में क्या है? विधान परिषद है, बाकी जगह विधान परिषद नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे तो क्या है
कि आर्टिकल 168 सब क्लॉज 1 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद हैं। अतः भारत में के 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। केवल भारत के 7 राज्यों में ही है वर्तमान में। 145 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 160 है वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन की प्रावधान के बारे में बात करता है। ठीक है, वहीं 166 हमारा 76 क्या करता है कि वो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के लिए होता है। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम स्पीकर कहते हैं, अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको दे सकता है। तो इसका हमारा जवाब क्या होगा, वो वहाँ के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जजमेंट था। इसमें बताया है कि जो एक बार में आप लगातार 3 तलाक बोल देते हैं वो गैर कानूनी है। इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों का विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक जो है वो क्या होगा, वह गैर कानूनी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 148। ये कहता है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, इलाहाबाद, दिल्ली, मुंबई और गुवाहाटी और मुंबई। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो गुवाहाटी और मुंबई है वो एक से अधिक राज्यों को देखता है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए इसकी क्षेत्राधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव तथा गोवा तक के लिए इसका जो वो है क्या है, क्षेत्राधिकार मौजूद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 149 क्या कहता है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद है इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के समक्ष है, ये एक का प्रकार है वो किस प्रकार का है। तो ये होगा स्वताधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समकक्ष स्वताधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जमीन पर संपत्ति अपने अपने दावों में पेश किए गए थे। ठीक है, 150वां क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है, वो हमारा बात करता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों तथा कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो हमारा कौन सा है, आर्टिकल 13, वो राज्य के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 ये प्रावधान करता है कि संघ व कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यदि कोई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया कोई कानून है तो उसको शून्य माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 245 केंद्र और राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार और 326 लोकसभा व विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार के अधिकार पर होना है। ठीक है, 151 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। 4 ऑप्शन हमारे प्रश्न में, कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये हमारा समवर्ती सूची में, इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें अपना कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के जो अंतर्गत है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो वो है आर्टिकल नंबर हमारा 280। ये बिहार पीसीएस 2018 में इसको पूछा गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ठीक है, किससे संबंध रखता है, तो ये हमारा राज्य और केंद्र के वित्त से इसका संबंध रखता है। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों माध्यम से एवं अनुदानों के बारे में विभाजन सिद्धांत के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो है वो हमारी हुई थी कब,
15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजनाओं में संबंध सलाह देना तथा 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 जनवरी 2015। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिलीजुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा स्पीकर द्वारा चुना गया है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इसका देखता है कि 12वीं एवं 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो हमारा है चुनाव आयोग को है। ठीक है, चुनाव आयोग को इसका अधिकार दिया गया है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है। 157 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ये हमारा कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन कौन कौन सा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राजनीतिक स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय दल थे। ठीक है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे। तो चारों ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये हमारे चारों विषय ये हमारे सही होंगे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? डी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों तथा 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा 4 सीटें जीतता है तो वह लोकसभा के 3 विभिन्न राज्यों में से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय तथा 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 8% दल है जिन्होंने कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये सब हमारे इसके एक्सप्लेनेशन थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है वो किसके बारे में बात करता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को सरकारी आयोजन जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन संस्कृति का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो उसका सही होगा 1987 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा? आज की इस वीडियो में हमने टोटल 21 क्वेश्चन को आज हमने कवर किया। कितने क्वेश्चन को कवर किया? आज हमने टोटल 21 क्वेश्चन को कवर किया, जिसकी अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसका एग्ज़ाम हमारा 26 और 27 को होने वाला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।